हेलो एवरीवन, बोर्ड बार में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज हम देखने वाले हैं अपने 12th क्लास के बायो के रिप्रोडक्शन चैप्टर को, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, और बेसिकली हम लोग इसके पहले 4 टॉपिक कवर कर चुके थे। ओके, और ये हमारा 5वां टॉपिक है, 5वां हमारा पार्ट है। चौथे पार्ट में हम लोगों ने देखा हुआ था कि जनन के कितने प्रकार होते हैं और उसमें हम लोग अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में उसमें बात किए थे। आज हम लोगों को उसी चैप्टर को, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए, जो उसमें का जो पहला रिप्रोडक्शन का वो पार्ट था यानी कि अलैंगिक जनन, उसको हम लोगों को आज कंटिन्यू करना है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये चीज हम लोगों ने कल भी देख रखा था कि वैसा जनन की प्रक्रिया जिसमें केवल एक जीव, कोई भी एक जीव नर या मादा भाग लेकर अपने जनन के प्रोसेस को पूरा करता है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके, इसमें युग्मकों का संलयन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी यदि एक जीव रहेगा तो ये जनन की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। ठीक है, वही चीज इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन एक प्रजनन विधि है जिसमें एकल जीव यानी कि जो जनक जीव होते हैं वो संतति की उत्पत्ति करते हैं। ओके, जो जनक के समान होते हैं और जो क्या होते हैं, जो भी जनक होते हैं यानी कि जो भी जीव से वो उत्पन्न होते हैं उनके ही समान होते हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी ये देख रखा था कि यदि हम लोगों को यदि कोई सेम टू सेम जीव चाहिए संतति के रूप में, कोई भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, तो हम लोगों को किस प्रोसेस से गुजरना चाहिए? अलैंगिक जनन के ही प्रोसेस से गुजरना चाहिए, यदि वो उस जीव में पॉसिबल है तो। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि सभी जीवों में अलैंगिक जनन पॉसिबल नहीं होता है। कुछ पेड़ पौधों में और कुछ जीवों में ही, जो निम्न स्तरीय जीव होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं, उन लोगों में भी ये पॉसिबल होता है। आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा आज का जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आखिर अलैंगिक जनन की ऐसी क्या विशेषता है जिसके बारे में हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो उसकी विशेषता, पहली विशेषता ये है कि एकल जनक, इसमें केवल एक ही जनक होते हैं। ज्यादा जनकों की यानी कि नर और मादा दोनों की होने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, इसमें कोई भी एक जनक रहेगा, कोई भी नर या फिर मादा, कोई भी एक जीव के जरिए ये प्रोसेस हो सकता है। ओके, तो वही चीज में लिखा हुआ है कि इस विधि में एकल जीव यानी कि जो भी जनक जीव होते हैं संतति उत्पन्न करता है जो जनक के समान होता है, और इसमें कोई एक ही जीव जनन की प्रक्रिया को पूरा कर देता है। और इसमें क्या होता है, ये जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के समान होते हैं यानी कि अपने माता पिता के बिल्कुल ही समान होते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा फायदा क्या है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है? समान संतति की। इसमें जो भी संतति उत्पन्न होता है वो बिल्कुल उनके ही समान दिखाई देते हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि संतति आकारकीय व आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं, यानी कि जो भी संतति नए जीव उत्पन्न होते हैं वो आकार में, यानी कि आकार में जैसे वो दिखाई देते हैं, जैसे उनके माता पिता दिखाई देते हैं, बिल्कुल वो भी वैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, और उनका आनुवांशिक गुण भी क्या होता है? सेम होता है। ओके, यानी कि उसमें जो जो गुण होंगे उसके आने वाली पीढ़ी में भी, यदि अलैंगिक जनन ये हुआ है तो उसके आने वाली पीढ़ी में भी वो सारे गुण होंगे। ओके, और जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यदि जो वो नए जीव उत्पन्न होते हैं तो उन नए जीवों को हम लोग क्लोन कहते हैं। ओके, क्लोन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई पेड़ है, ओके, उसके थ्रू क्या हुआ है, इसके थ्रू अलैंगिक जनन कराकर हम लोगों ने, यानी कि इसमें से मान लीजिए इसके टहनियों को ग्राफ्टिंग करके हम लोगों ने यहाँ पे दो नए पौधों का निर्माण कर दिया। ओके, तो बेसिकली इसके जरिए ही इन दोनों पेड़ों का निर्माण हुआ है। तो ये जो पेड़ होगा हमारा, वो पेड़ हमारा जनक पेड़ होगा। ये जो हमारा होगा ये हमारा जनक पेड़ होगा, जनक पेड़ या पौधा आप जो भी कह सकते हैं। ओके, और बेसिकली इनके जो संतति उत्पन्न हुए हैं, इसके थ्रू ये जो संतति उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम क्लोन पेड़ कहते हैं। इन्हीं को हम क्लोन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आप लोगों को क्लोन समझ में आया होगा। आप पेड़ पौधे में समझ सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का अलैंगिक जनन के इसमें जीव में ये चीज समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई जीव है, मान लीजिए जैसे अमीबा ही है। अमीबा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अमीबा से क्या होता है? अमीबा से दो नए जीवों का निर्माण हो जाता है। ओके, तो इसमें तो एक कोई भी आपका अमीबा से मान लीजिए दो जीवों का निर्माण हो गया है, तो इसमें से कोई भी एक तो आपका वो होगा, मातृ कोशिका होगा, यानी कि वही जनक कोशिका होगा, और जो दूसरे जीव का निर्माण होगा उसे हम लोग क्लोन कहते हैं।
समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को क्लोन के बारे में समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है कि अलैंगिक जनन का क्षेत्र। अलैंगिक जनन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में अलैंगिक जनन हम लोग अलैंगिक जनन की प्रोसेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है एकल जीव, जो भी एकल जीव होते हैं इन सभी में अलैंगिक जनन हो सकता है। यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है कि यह विधि मुख्य रूप से एकल जीव, पादप और साधारण जीवों जैसे प्रोटिस्टा और मुनेरा में पाई जाती है। यानी कि जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जनरली उनमें ये चीजें पाई जाती हैं, पादपों में पाई जाती हैं, और सामान्य जो साधारण जीव है, जो उतने विकसित नहीं है, जो जीव इतने विकसित नहीं है, जस्ट लाइक प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीव होते हैं, मोनेरा जगत के जो भी जीव होते हैं, उन सभी जीवों में अलैंगिक जनन का प्रोसेस देखा जा सकता है। ओके, आइए अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। ओके, कि कोशिका विभाजन आखिर होता कैसे। सबसे पहले हम कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोशिका विभाजन जरूरी क्यों है। देखिए, कोई भी जीव का शरीर जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ये सभी लोगों को दिखाई देता है। हम लोग भी पहले बिल्कुल ही छोटे थे, आज चल के इतने बड़े, जितने भी बड़े हो गए हैं और कल को और भी ज्यादा बड़े होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है वो सब प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो हम लोगों ने अपने पहले पार्ट में ही पढ़ रखा है कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ रहता है, कोशिकाओं से निर्माण हुआ रहता है। तो ऑब्वियसली यदि घर ईंट से बना हुआ है, यदि मान लीजिए कोई घर है और यदि वो ईंट से बना हुआ है, तो जैसे जैसे उसमें ईंट हम ऐड करते जाएंगे घर खुद से बड़ा होता जाएगा। तो घर को यदि बड़ा करना है तो ईंट ऐड करते जाइए, घर बड़ा होते जाएगा। उसी प्रकार से मानव का जो भी शरीर है, मानव के शरीर में यदि हम कोशिकाओं को ऐड करते जाएंगे, कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, तो उसका आकार भी बढ़ने लगेगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों के जो शरीर का आकार बढ़ता है वो बेसिकली किसके कारण बढ़ता है, कोशिका विभाजन के प्रक्रिया के द्वारा ही बढ़ता है। समझ में आ रहा है? जो भी नए जीव का निर्माण होता है वो पहले छोटा होता है, कोशिका विभाजन होते होते वो उनका शरीर का आकार बड़ा होने लगता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो यही ये कोशिका विभाजन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसमें कोशिका विभाजन में प्रजीवों में लिखा है कि प्रजीवों में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो प्रजीवों और प्रोटिस्टा तथा मुनेरा के एकल केंद्रकीय जीवों में जनक कोशिका विभाजन 2 में विभाजित होकर नए जीवों को जन्म देते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए भी कोशिका विभाजन जरूरी है, और साथ ही बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि कोशिका विभाजन अपने ग्रोथ के लिए करते हैं, बट वो कोशिका विभाजित होकर अलग अलग हो जाती है और नए प्रकार के जीवों का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रजीव हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जस्ट लाइक प्रोटिस्टा हो गया, फिर मुनेरा हो गया, ये जो छोटे छोटे एकल जीव हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, इनके जो केंद्रकीय जीव होते हैं, जिनका केंद्रक होता है वो क्या होता है, वो जो जनक कोशिकाएं होती हैं धीरे धीरे विभाजित हो जाती हैं और 2 भागों में विभाजित होकर 2 प्रकार के नए जीवों को जन्म देती है। ओके, 2 अलग अलग नए जीवों को जन्म देती है, जस्ट लाइक आपने अमीबा में देखा होगा। ओके, या फिर ईस्ट में देखा होगा। ठीक, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका विभाजन, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि कोशिका विभाजन के द्वारा अपने ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जस्ट लाइक कोशिका विभाजन जहाँ जनक की क्रिया विधि के रूप में कार्य करता है, और ये क्या करता है, कोशिका विभाजन जनन की क्रिया में विधि का रूप, जैसे कि मान लीजिए कि एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है। हालांकि हम लोग यदि मनुष्यों में देखेंगे तो नर युग्मक के रूप में, नर और मादा युग्मक के रूप में, नर युग्मक हमारा शुक्राणु होगा। ओके, और बेसिकली मादा जो हमारा मादा युग्मक होगा वो अंडाणु होगा। मादा युग्मक हमारा अंडाणु होगा। ठीक है, तो जब इन दोनों का संलयन होगा तो युग्मक का निर्माण होगा, और युग्मक हमारा लगभग एक कोशिकीय होता है। उसी कोशिकाओं के धीरे धीरे विभाजन से वो धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं और वो एक नए जीव का यानी नए बच्चे का निर्माण कर लेते हैं। तो जनन में कोशिका विभाजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और शरीर के विकास के लिए भी जब वो नया जीव जन्म लेगा, वो नया बच्चा जन्म लेगा, तो फिर उसके शरीर का विकास भी तो जरूरी है, वरना वो छोटे का ही रह जाएगा। तो इसीलिए उसके शरीर के विकास में भी हमारा जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन है, वो बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द्विखंडन। तो जो अभी हम लोग कोशिका विभाजन पढ़े थे, तो कोशिका विभाजन आप 2 तरह से ले सकते हैं, एक को कहते हैं द्विखंडन और एक को कहते हैं बहुखंडन। द्विखंडन यानी कि यदि कोशिका 2 भागों में विभाजित होती है तो उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं, और यदि कोशिका 2 से अधिक भागों में डिवाइड होती है तो उसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। तो हालांकि आज का टॉपिक हमारा बहुखंडन नहीं है, आज हम लोग अपने द्विखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन को ही देखेंगे। ओके, देखिए
द्विखंडन हमारा क्या होता है, द्विखंडन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई एकल कोशिकीय जीव, यानी कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारे ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है अमीबा हो गया या फिर पैरामीशियम हो गया। ये बहुत ही फेमस उदाहरण है, शायद आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना हो। ओके, और यदि आप अमीबा को देखना चाहते हैं तो ये जो हमारा फिगर है एक्चुअली में अमीबा का ही है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे किस प्रकार से अमीबा अपने जनन के प्रोसेस को पूरा करता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो भी जीव है, जो भी एक कोशिकीय जीव है जस्ट लाइक अमीबा या फिर पैरामीशियम, वो द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं। वो अपना जो प्रजनन की प्रक्रिया है द्विखंडन के द्वारा ही करते हैं, जहां एक कोशिकीय दो भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव में विकसित होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी सूक्ष्म जीव, जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो ये इस प्रोसेस को करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, उनके जो भी शरीर का अंग होता है वो अपने शरीर की कोशिकाओं को क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, और इससे एक नए जीव का, इधर एक नए जीव का निर्माण होगा और इधर से एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। दोनों फिर अलग अलग होकर बड़े हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे और इस प्रकार से वो दो नए नए जीवों का निर्माण कर लेंगे। बेसिकली अमीबा और पैरामीशियम में भी यही प्रोसेस होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को द्विखंडन समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा ईस्ट में विभाजन। कि ईस्ट में विभाजन किस प्रकार से होता है, तो देखिए ईस्ट में विभाजन के लिए सबसे पहले असमान विभाजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईस्ट में विभाजन असमान रूप से होता है जहां छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती। ओके, यहाँ पे ईस्ट में क्या होता है, जस्ट लाइक ईस्ट कुछ इस टाइप से दिखता है। यदि मैं ऐसे मान लीजिए ईस्ट कुछ इस टाइप से, ओके, समझ में आ रहा है सभी को। और यहाँ पर क्या होता है, वो पहले असमान रूप से छोटी छोटी कलिकाओं में इसमें से छोटी छोटी कलिकाएं निकलने लगती हैं, जो कि छोटी बड़ी हो सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक समान हो। समझ में आ रहा है सभी को। ओके, उसके बाद कलिकाएं क्या होती हैं, ये कलिकाएं प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और शुरू में जब ये छोटी रहती हैं तो ये जनक कोशिका से क्या हो रहती हैं, जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में विकसित हो जाते हैं। फिर क्या होगा कि ये जीव जो अभी जुड़ा हुआ है, ये जो कोशिका इसमें जुड़ा हुआ है, वो बाद में अलग होकर एक नए कोशिका का, एक नए ईस्ट की कोशिका का निर्माण कर लेगा, नए ईस्ट का निर्माण कर लेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा अलैंगिक जननीय संरचना। यानी कि कौन कौन सी ऐसी संरचना है जो कि अलैंगिक जनन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है चल बीजाणु। ओके, चल बीजाणु क्या होता है, फंजाई और असाधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचना के माध्यम से जनन करते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे फंजाई हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे साधारण पादप हो गए, जस्ट लाइक शैवाल को आप ले सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो अपना लैंगिक जनन करते हैं, उनके लिए एक अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि वो संरचनाएं कौन है और बेसिकली उसी संरचना के द्वारा वो अपना प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। ओके, आगे इसमें क्या हो सकता है, आगे ये दूसरा हो सकता है हमारा कलिका, कि बहुत सारे ऐसे जीवों में कलिकाएं पाई जाती हैं। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन संरचनाओं में चल बीजाणु जैसे जूस्पर्स, ओके, कोनिडिया जैसे पेनिसिलम में, कलिका जैसे हाइड्रा में और जिम्यूल जैसे स्पंज में, ओके, शामिल होते हैं। तो जो कलिकाएं होती हैं, तो जस्ट लाइक आप मान सकते हैं उनमें चल बीजाणु जैसे जूस्पर्म हो सकता है, कोनिडिया हो सकता है और भी बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए गए, स्पंज हो सकता है। इन सारी चीजों में नई नई प्रकार की कलिकाएं निकलते हैं। जस्ट लाइक नई कलिकाएं मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले कोई जीव है, ओके, और उसमें से एक छोटी सी कलिका निकलेगी, छोटी सी नए भाग निकलेगा, धीरे धीरे वो विकसित हो जाएगा और वो बाद में अलग हो जाएगा। आप यहाँ पे इस प्रोसेस को देख भी सकते हैं कि पहले एक छोटी, एक इससे ये ऐसे जुड़ी हुई है, बाद में जब ये विकसित हो जाएगी तो इससे अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेगी। ओके, चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है, ओके, वो है हमारा अलैंगिक जनन के लाभ। तो बेसिकली ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक है कि आखिर जो भी हम अलैंगिक जनन के बारे में जाने हुए हैं कि अलैंगिक जनन ये सारी चीजें होती है, आखिर इससे हम लोगों को फायदा क्या है, आखिर हम लोगों को इससे लाभ क्या है। तो हम लोगों को अलैंगिक जनन से ये फायदा है कि ये क्या होता है, ये तेजी से प्रजनन करते हैं। अलैंगिक जनन बहुत ही तीव्र गति से होती है, तो यदि जनन की प्रक्रिया हम लोगों को यदि तीव्र गति से चाहिए तो अलैंगिक जनन ही एक बेस्ट उपाय है, ये इससे लाभ है। ओके, अनुकूलन, अलैंगिक जनन में क्या होता है, वो वातावरण के प्रति अनुकूल हो जाती है।
समझ में आ रहा है? लैंगिक जनन के लिए एक विशेष वातावरण ही चाहिए होता है, बट अलैंगिक वातावरण किसी भी कंडीशन में हो सकता है और वो अपने आप को उस कंडीशन के अनुसार ढाल भी सकता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा था ना कि अलैंगिक जनन के लिए विशेष टेम्परेचर, विशेष स्थान, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। ओके, आगे इसमें लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन से जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल होने में सक्षम होते हैं, और अलैंगिक जनन जो होता है उसमें जीव जो भी होते हैं पर्यावरण कैसा भी रहे वो उसके प्रति अनुकूल होने में सक्षम रहेंगे। यदि लैंगिक जनन होगा तो उसके लिए उपयुक्त तो वातावरण नहीं होगा तो वो जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अलैंगिक जनन में ये एक फायदा होता है कि वो जीव कोई भी कंडीशन हो वो सर्वाइव आसानी से कर लेता है। ठीक है, लास्ट इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन से जीव तीव्र गति से मतलब तेजी से प्रजनन कर सकते हैं, और अलैंगिक जनन के द्वारा एक ही जीव बहुत ही तेजी से बहुत सारे प्रकार के जीवों की उत्पत्ति मतलब बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ओके, उसके लिए उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ये सारी चीजें थी अलैंगिक जनन के बारे में। आइए आज के सेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अलैंगिक जनन के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ओके, तो यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, आपके एग्जाम के आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन से ये सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन सकते हैं। ओके, देखिए प्रश्न नंबर जो इसमें पहला दिया हुआ है वो ये है कि अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। ओके, क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं एवं लाभों को लिखें। तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं, तो आज जो हम लोगों ने पहले ही देख रखा था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको अलैंगिक जनन के डिफिनेशन में ये वाला जो डिफिनेशन है आप उसको नोट कर सकते हैं। ओके, और अलैंगिक जनन की जो विशेषताएं हैं आप उसमें ये नोट कर सकते हैं, और आगे जो उसमें लिखा हुआ कि उसके लाभों को लिखें, तो आप उसके लाभ में ये जो लाभ हम लोगों ने अंत में पढ़ा हुआ है उस लाभ को ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन क्या होता है। ओके, द्विखंडन एवं ईस्ट में कोशिका विभाजन के बारे में लिखें। द्विखंडन किस प्रकार से होता है उस प्रोसेस को बताएं, या फिर कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है उस प्रोसेस को बताएं। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को आपको इसमें ऐड करके बताना है, या फिर यदि ये क्वेश्चन या तो पूछना हो तो इस प्रकार से पूछेगा, यदि द्विखंडन कहेगा तो आप उसमें ईस्ट वगैरह के बारे में लिख सकते हैं, पैरामीशियम में किस प्रकार के जनन होते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, और जो इसमें यदि आपको द्विखंडन पूछेगा, ईस्ट में पूछेगा, तो ईस्ट में तो हम लोग पढ़ ही रखे थे। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से इस तरह से पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन का डिफिनेशन लिखिए। ओके, विभिन्न प्रकार के जीवों में होने वाली कोशिका विभाजन की व्याख्या करें, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीवों में जो कोशिका विभाजन होता है उसके बारे में हम लोगों को बताना। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें अमीबा के कोशिका विभाजन के बारे में लिख सकते हैं, ईस्ट के कोशिका विभाजन के बारे में लिख सकते हैं, या फिर जो हम लोगों ने पैरामीशियम के कोशिका विभाजन के बारे में आप लिख सकते हैं। ये इसके लिए सुटेबल आंसर होगा, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है, जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा था। देखिए कोशिका विभाजन के डिफिनेशन में आप ये वाला डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये कोशिका विभाजन क्या होता है। ओके, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये चीज है। और जो द्विखंडन होता है, जो अमीबा में द्विखंडन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें। ओके, जो ईस्ट में जो विभाजन होता है वो सारी चीजें, आप उन सभी को दूसरे क्वेश्चन में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लैंगिक जननीय संरचनाओं के बारे में लिखें। तो बेसिकली आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो वही था कि लैंगिक जननीय संरचनाएं क्या क्या होती हैं। तो उसमें चल बीजाणु आते हैं और कलिकाएं आती हैं। तो बेसिकली आप इसके बारे में इसमें लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।